डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट से जुआ खेलाने वाले ऑनलाइन गेम्स को झटका। अदालत ने कहा कौशल वाले ऑनलाइन गेम पर सट्टेबाजी मौलिक अधिकार नहीं, राज्यों का बैन सही। अदालतों में एआई के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने मसौदा नियम जारी किए, न्यायिक निर्णय लेने में एआई इस्तेमाल पर रोक। कानूनी शोध, ड्राफ्टिंग, अनुवाद, केस प्रबंधन की अनुमति। एससी ने एआई के उपयोग पर सुझाव मांगे। एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में विनेश फोगाट के शामिल होने की इजाजत देने वाले आदेश के खिलाफ डब्ल्यूएफआई की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सरोगेसी में एसओपी बनाने पर विचार किया शुरू। मौजूदा कानून में 8 क्लिनिक निगरानी के लिए एसओपी नहीं। कोर्ट को बाल तस्करी का खतरा बढ़ने की आशंका है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स इस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों के अहम केसों पर जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु और कर्नाटक के उन कानूनों की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया है जो खेलों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और दांव लगाने पर रोक लगाते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य की विधायिकाएं सट्टेबाजी पर कानून बनाने में सक्षम है, भले ही वह खेल कौशल पर आधारित हो। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया कि राज्यों के पास संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 2 प्रविष्टि 34 के तहत कौशल वाले खेलों पर सट्टेबाजी को विनियमित करने और उस पर रोक लगाने की शक्ति है। यह प्रविष्टि राज्यों को सट्टेबाजी और जुए पर कानून बनाने का अधिकार देती है। कोर्ट ने कहा कि कौशल वाले खेलों को जो संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है वह उन खेलों पर की जाने वाली सट्टेबाजी या दांव लगाने पर लागू नहीं होती। कोर्ट ने कहा हालांकि यह सच हो सकता है कि कौशल वाले खेल जुए की श्रेणी में न आते हों, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि कौशल वाले खेलों पर सट्टेबाजी करना भी राज्य की विधायिका के कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के पास संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत सट्टेबाजी और जुए से जुड़ा व्यापार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा जहां तक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के तर्क का सवाल है कि यह कानून अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत तो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो इस तर्क को शुरू में ही सीधे से कारण से खारिज किया जाता है कि एक बार जब कंपनियों द्वारा किया जा रहा है व्यापार को सट्टाबाजी और जुए का उद्यम मान लिया जाता है तो वह व्यापार से बाहर की वस्तु बन जाता है और फिर अनुच्छेद 19 के लागू होने का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों द्वारा दायर उन अपीलों को स्वीकार किया जो मद्रास और कर्नाटक हाई कोर्ट के उन फैसलों के खिलाफ थी जिनमें ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को निशाना बनाने वाले संसाधनों को रद्द कर दिया गया। तमिलनाडु और कर्नाटक ने कंप्यूटर, मोबाइल एप्लीकेशन और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाने वाली ऑनलाइन सट्टेबाजी और दांव लगाने की गतिविधियों से निपटने के लिए अपने कानूनों में संशोधन किया। इन कानूनों ने पहले दी गई उन कानूनी सुरक्षाओं को हटा दिया जिनके तहत कौशल वाले खेलों पर दांव लगाने को छूट मिली हुई थी और ऑनलाइन सट्टेबाजी की गतिविधियों को दंडात्मक प्रावधानों के दायरे में ला दिया गया। दोनों कोर्ट ने यह माना था कि रमी और पोकर जैसे खेल कौशल वाले खेल हैं और उन्हीं 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 34 के तहत सट्टेबाजी और जुआ के दायरे में नहीं लाया जा सकता। परिणाम स्वरूप उन्होंने विवादित प्रावधानों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोनों हाई कोर्ट ने प्रविष्टि 34 की बहुत ही संकीर्ण व्याख्या अपनाई थी जिससे दोनों राज्य सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों पर रोक लगाने में प्रभावी रूप से शक्तिहीन हो गए। कोर्ट ने विवादित फैसलों में अपनाए गए इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया कि सट्टेबाजी और जुआ शब्द की व्याख्या केवल जुआ पर सट्टेबाजी के रूप में की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा विवादित फैसले में यह निष्कर्ष की सट्टेबाजी और जुआ शब्द की व्याख्या जुआ पर सट्टेबाजी के रूप में की जानी चाहिए एक स्पष्ट संवैधानिक विचलन है। यह संविधान के साथ छेड़छाड़ करने या वास्तव में संवैधानिक पाठ को फिर से लिखने जैसा है जिसका अधिकार कोर्ट को कानूनी रूप से प्राप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया
कि संविधान राज्य को सट्टेबाजी को विनियमित करने या उस पर रोक लगाने की शक्ति से केवल इसलिए वंचित नहीं करता क्योंकि वह सट्टेबाजी किसी ऐसे खेल पर हो रही है जिसमें मुख्य रूप से कौशल की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि कौशल वाले खेल अपने आप में जुआ नहीं माने जा सकते, फिर भी ऐसे खेलों पर सट्टेबाजी को स्वतः ही संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो जाती। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब सट्टेबाजी और दांव लगाने का मामला सामने आता है तो मूल खेल की प्रकृति अप्रासंगिक हो जाती है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सट्टेबाजी और जुआ दोनों में ही किसी अनिश्चित घटना पर पैसा दांव पर लगाना शामिल होता है। ये दोनों ही लत तथा आर्थिक लाभ की इच्छा से जुड़े होते हैं। परिणाम स्वरूप राज्यों को लंबे समय से ऐसी गतिविधियों पर विनियमित करने या उन पर रोक लगाने की अनुमति प्राप्त रही है। कोर्ट ने ऐसे तर्क को खारिज किया कि विवादित कानून स्पष्ट रूप से मनमाने या असंगत थे। कोर्ट ने फैसला दिया कि सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षा नहीं मिलती। कोर्ट ने कहा कि जहां एक और कौशल वाले खेल गेम्स ऑफ स्किल खुद अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षित हैं, वहीं ऐसे खेलों पर सट्टा लगाना या दांव लगाना संवैधानिक सुरक्षा का हकदार नहीं है, जब तक कि विधायक स्पष्ट रूप से कोई अपवाद न बना ले। कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षा न होने पर ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाना अनुपातिकता के सिद्धांत यानी कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर खरा उतरेगा। कोर्ट ने कहा, कौशल वाले खेलों को अनुच्छेद 19 के तहत दी गई संवैधानिक गारंटी से सुरक्षा मिलेगी, लेकिन किसी भी खेल पर सट्टा लगाना या दांव लगाना, चाहे वह कौशल वाला खेल ही क्यों ना हो, ऐसी किसी भी सुरक्षा का हकदार नहीं होगा, जब तक कि विधायक कौशल वाले खेलों पर सट्टेबाजी के पक्ष में कोई अपवाद न बना दे। एंट्री 34 के अलावा कोर्ट ने कहा कि राज्य सूची 2 की एंट्री 1, जो सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है, से भी विधायी समर्थन ले सकते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि डिजिटल युग में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का प्रभाव केवल व्यक्तिगत प्रतिभागियों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यापक सामाजिक हितों को भी प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार इसमें राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जौहरी से जबरन वसूली के मामले में आरोपी 3 पुलिसकर्मियों को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि जब कानून के रखवाले ही वसूली करने लगे तो नागरिक गहरे संकट में फंस जाता है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने टिप्पणी की कि जब रक्षक ही वसूली करने वाले बन जाए तब नागरिक असमंजस में पड़ जाता है। विरोध करने पर तुरंत बदले का डर रहता है और वर्दीधारी सत्ता के सामने चुप रहना ही विकल्प बचता है, भले ही अधिकारों का खुला दुरुपयोग हो। एक व्यक्ति अपनी नाबालिग बेटी और साले के साथ मुंबई से यात्रा कर रहा था। रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मियों ने रोककर तलाशी ली। आरोप है कि तलाशी में 14 ग्राम की सोने की बिस्किट और 31,900 रुपए नकद मिले। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने एक कमरे में ले गए और सोने की बिस्किट लौटाकर नकदी अपने पास रख ली। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। सत्र अदालत ने तीनों पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और एफआईआर में देरी के आधार पर उन्हें राहत दे दी। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राज्य ने बताया कि तलाशी जब्ती का वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता को बिना कैमरे वाले कमरे में ले गए। विभागीय जांच के बाद तीनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को संक्षिप्त और अपर्याप्त बताया। कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में चेहरों के भाव भले ही साफ ना हो, लेकिन गतिविधियों से तनाव दिख रहा है। 2 वयस्क तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक लगातार हाथ से इशारे कर रहा था, जबकि बच्ची पीछे चल रही थी। यह बेचैनी और दबाव दर्शाता है। कोर्ट ने कहा बंद कमरे में बताया गया समय आरोपित कार्रवाई के लिए काफी था। हालांकि अंतिम सच मुकदमे में सामने आ जाएगा। कोर्ट ने यह दलील भी खारिज कर दी कि सोने की बिस्किट लौटाने से वसूली का आरोप कमजोर होता है। कोर्ट ने बोला सोना लौटाना उल्टा अभियोजन के केस को मजबूत करता है। कोर्ट ने बताया कि नियमों के मुताबिक जौहरी का पहचान पत्र जांचना, सीसीटीवी वाले सुरक्षित स्थान पर तलाशी और रजिस्टर में एंट्री जरूरी है, लेकिन रजिस्टर में शिकायतकर्ता का नाम नहीं था। कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग के मामलों में अग्रिम जमानत देते समय विशेष सावधानी जरूरी है। कानून लागू करने वालों के लिए आम नागरिकों जैसे
मानदंड नहीं हो सकते। सभी तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर तीनों पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत खत्म कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां सिर्फ अग्रिम जमानत के लिए है, मुकदमे पर अंतिम राय नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के उपयोग के लिए मसौदा नियम 2026 जारी किया है। इन पर 20 जून तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं। नियमों का मकसद तकनीक को अपनाते हुए न्यायिक स्वायत्तता बनाए रखना है। वकील याचिका, सबूत और दस्तावेज तैयार करने में एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नियम 43(3) के तहत उन्हें कोर्ट को बताना होगा कि सामग्री एआई सहायता से बनी है। कोर्ट एआई सिस्टम का विवरण, सहायता की सीमा और कंटेंट सत्यापन के लिए उठाए कदम पूछ सकता है। नियम 43(6) साफ करता है कि एआई जनरेटेड दस्तावेज गलत, भ्रामक या गढ़ा हुआ मिलने पर पूरी जिम्मेदारी उसे पेश करने वाले की होगी। एआई को दोष देकर बचाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आइए अब समझें कि एआई से कौन कौन से अदालती काम किए जा सकेंगे। मानवीय निगरानी के साथ एआई का इस्तेमाल इन कामों में हो सकेगा। कानूनी शोध व नजीर खोजना, उद्धरण सत्यापन, याचिका फैसलों का सारांश, दस्तावेजों का अनुवाद, अदालती कार्यवाही का ट्रांसक्रिप्शन, ड्राफ्टिंग में मदद, नोटिस समन तैयार करना, वाद सूची व सुनवाई शेड्यूल बनाना, केस मैनेजमेंट, रिकॉर्ड प्रबंधन, प्रशासनिक काम, दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटीज टूल्स और वादियों के लिए एआई चैट बॉक्स। अदालतों को ऐसे एआई टूल्स को सक्रियता से तलाशने को कहा गया है जो न्याय तक पहुंच बढ़ाए और देरी घटाए। एआई सिस्टम ये काम नहीं कर सकते जिसमें है केस का फैसला देना, सजा सुनाना, जमानत तय करना, फरार होने या दोबारा अपराध के जोखिम का आकलन, गवाह की विश्वसनीयता जांचना, किसी व्यक्ति के भविष्य के आचरण की भविष्यवाणी, जज वकील वादी की निगरानी, न्यायिक विचार विमर्श में दखल और अधिकारों स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले मामलों में ब्लैक बॉक्स सिस्टम का उपयोग। मसौदा मानव प्रधानता पर जोर देता है। हर एआई सिस्टम सिर्फ सहायक भूमिका में रहेगा। वह किसी जज के न्यायिक अधिकार को प्रतिस्थापित या कमजोर नहीं कर सकता। कानून, तथ्य और न्याय तय करने का अंतिम अधिकार सिर्फ जजों के पास रहेगा। गलत फैसले के लिए एआई आउटपुट सिस्टम की अपारदर्शिता या एआई हैलुसिनेशन को बचाव के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अन्य प्रावधान नियम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ अदालतों, ट्रिब्यूनल और न्यायिक आयोगों पर लागू होंगे। जजों, वकीलों और स्टाफ के लिए एआई की तकनीकी, कानूनी और नैतिक पहलुओं पर नियमित प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। एआई जनरेटेड सामग्री को स्वतंत्र सबूत के तौर पर बिना खुलासे के पेश नहीं किया जा सकता। यह ढांचा जिम्मेदार एआई अपनाने के पक्ष में है। जहां सुरक्षा उपाय हो, वहां संयम के बजाय नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की एआई कमेटी ने इसे तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की याचिका खारिज की है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें रेसलर विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। इस याचिका को यह देखते हुए खारिज किया गया कि सिलेक्शन ट्रायल पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और विनेश को 30 मई को होने वाले सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी। इसके बाद उन्होंने सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लिया, लेकिन वह हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट विवाद में WFI के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी हटाने से इनकार किया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद फोगाट ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए चयन ट्रायल में हिस्सा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ की याचिका निष्फल हो गई, क्योंकि 29 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फोगाट ट्रायल में हिस्सा ले चुकी है। हालांकि बेंच ने आज WFI के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणियों को हटाने से मना किया, लेकिन स्पष्ट किया कि याचिका का निपटारा करने का मतलब उन टिप्पणियों की पुष्टि नहीं करता है। बाद के घटनाक्रम को देखते हुए यह SLP निष्फल हो गई। इस कोर्ट को हाईकोर्ट के निष्कर्षों और टिप्पणियों को दोहराने वाला न माना जाए। मुद्दे खुले रखे हैं, बेंच ने कहा।
WFI ने दिल्ली हाई कोर्ट के 22 मई के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। फैसले में मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा था कि फोगाट WFI की बहिष्कारवादी चयन नीति को केवल इसलिए पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वह मातृत्व अवकाश पर थी और मातृत्व फोगाट जैसी महिला एथलीटों के बहिष्कार का आधार नहीं बन सकता। खंडपीठ ने फोगाट को WFI द्वारा निंदनीय कारण बताओ नोटिस जारी करने पर फटकार लगाई और WFI की कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताया। WFI के नोटिस में कहा गया था कि पेरिस ओलंपिक से अधिक वजन के कारण उनकी अयोग्यता राष्ट्रीय शर्म थी, लेकिन हाईकोर्ट ने शब्दों के चयन पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इससे WFI की दुर्भावना झलकती है। WFI इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को फोगाट को ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी और मामला लंबित रखा। फोगाट ने बाद में ट्रायल में हिस्सा लिया लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाई। आज जो मामला सुनवाई के लिए आया तो WFI की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता DN गोवर्धन ने शीर्ष अदालत से कुश्ती संस्था के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणियों को हटाने का आग्रह किया। उन्हें भाग लेने की अनुमति दी गई लेकिन उन्होंने वहां काफी हंगामा किया। पैरा 31 से आगे हाईकोर्ट का फैसला हटाना होगा, इसमें दुर्भावनापूर्ण निंदनीय तक कहा गया, यह सब हटाना होगा, वरिष्ठ वकील ने कहा। गोवर्धन ने कहा कि मामला अभी भी हाईकोर्ट के एकल पीठ के समक्ष लंबित है, पैराग्राफ हटाए जाने चाहिए, एकल जज के हाथ बंधे हैं। यह 6 जुलाई को सूचीबद्ध है, उन्होंने कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला बंद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोगाट को ट्रायल से रोका गया था क्योंकि कुश्ती ट्रायल की पात्रता 2025 और 2026 में हुई कुछ प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं तक सीमित थी। फोगाट ने इनमें से किसी भी इवेंट में भाग नहीं लिया था। उन्होंने 2024 ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन दिसंबर 2025 में कुश्ती में वापसी की। WFI ने कारण बताओ नोटिस जारी कर फोगाट पर अनुशासनहीनता, एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन और संन्यास के बाद प्रतियोगिता में वापसी की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाया। WFI के अनुसार फोगाट ने वापसी से पहले यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग नियमों के तहत जरूरी 6 महीने का नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया। नोटिस में उनके 2024 पेरिस ओलंपिक से अधिक वजन के कारण अयोग्य ठहराए जाने को राष्ट्रीय शर्मिंदगी कहा गया और एंटी डोपिंग प्रोटोकॉल से जुड़ी वेयर अबाउट फ्लोर फेल्योर का आरोप लगाया गया। फोगाट ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों ने उन्हें जनवरी 2026 से प्रतिस्पर्धा करने की मंजूरी दी थी। उन्होंने दावा किया कि महासंघ उन्हें जबरन रिटायर कराने की कोशिश कर रहा है और इस कार्रवाई को अनुचित और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरोगेसी केंद्रों के जरिए हो रही संभावित बाल तस्करी को रोकने के लिए एक सख्त और प्रभावी तंत्र बनाने पर विचार शुरू कर दिया है। अदालत ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था में इस तरह की संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP मौजूद नहीं है, जो एक बड़ा खतरा बन सकता है। यह टिप्पणी तब आई जब मामले में न्याय मित्र यानी कि एमिकस क्यूरी के रूप में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने पीठ के सामने यह बात रखी। उन्होंने बताया कि मौजूदा कानूनों में आर्ट और सरोगेसी से जुड़े क्लिनिकों की निगरानी के लिए कोई स्पष्ट SOP नहीं है। इसी कमी का फायदा उठाकर आपराधिक गिरोह इन केंद्रों का दुरुपयोग कर सकते हैं। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस K विश्वनाथन की पीठ पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य नाम के बाल तस्करी मामले में अप्रैल 2025 में दिए गए फैसले के अनुपालन की समीक्षा कर रही थी। उसी सुनवाई के दौरान न्याय मित्र ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक चल रही बाल तस्करी की जांच में पकड़े गए कुछ आरोपी खुद को IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन केंद्र से जुड़े एग डोनर बता रहे थे। इस खुलासे के बाद अदालत के सामने यह आशंका और मजबूत हो गई कि आर्ट और सरोगेसी केंद्रों का गलत इस्तेमाल करके बच्चों की खरीद फरोख्त की जा सकती है। कोर्ट ने माना कि अगर समय रहते इन केंद्रों के लिए कड़ी निगरानी और जांच की SOP नहीं बनाई गई तो मासूम बच्चों की तस्करी का खतरा बढ़ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि आर्ट और सरोगेसी केंद्रों के रजिस्ट्रेशन, डोनर की पहचान, भ्रूण ट्रांसफर और बच्चे के जन्म के बाद की पूरी प्रक्रिया के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की SOP कैसे तैयार की जाए। इसका मकसद है हर स्टेप को पारदर्शी बनाना ताकि कोई भी केंद्र कानून की आड़ में बाल तस्करी का जरिया ना बन सके।
मद्रास हाईकोर्ट ने 2016 से 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के राधापुरम निर्वाचन क्षेत्र का नतीजा बदल दिया है। लगभग एक दशक बाद सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और डीएमके के वरिष्ठ नेता अप्पावू को इस सीट का वैध विजेता घोषित कर दिया है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन की एकल पीठ ने डाक मतपत्रों यानी कि पोस्टल बैलोट्स की दोबारा गिनती के बाद पाया कि अप्पावू ने एआईएडीएमके के उम्मीदवार आईएस इनबा दुरई को 103 वोटों से हराया था। मूल परिणाम में इनबा दुरई को विजय घोषित किया गया था, लेकिन पुनर्गणना ने पूरे नतीजों को पलट दिया। कोर्ट ने इस चुनाव याचिका के निपटारे में हुई करीब 10 साल की देरी पर गहरी चिंता जताई। न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में चुनाव विवादों को 6 महीने के अंदर निपटाने का प्रावधान है। इसका पालन न होना लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार की मूल भावना के खिलाफ है। अदालत ने इसे न्याय व्यवस्था की विफलता करार दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि 2016 से 2021 तक विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति ने विधायक के रूप में काम किया जिसे जनता ने कानूनी तौर पर नहीं चुना था। इससे जनता के मत का अपमान हुआ। पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले से जुड़ी विशेष अनुमति याचिका एसएलपी 2019 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 6 साल तक उसका फैसला न आना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हाईकोर्ट ने कई निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि 2016 से 2021 के कार्यकाल के सभी सरकारी और विधानसभा रिकॉर्ड में राधापुरम सीट के निर्वाचित विधायक के रूप में अब अप्पावू का नाम दर्ज किया जाए। साथ ही एआईएडीएमके नेता इनबा दुरई को इस पूरे कार्यकाल के लिए पूर्व विधायक की पेंशन और अन्य लाभ लेने से रोक दिया गया, क्योंकि कानून की नजर में वे उस सीट के विधायक नहीं थे। इस फैसले को देर से मिला न्याय माना जा रहा है। कोर्ट ने साफ किया कि भले ही देरी हुई है, लेकिन मतदाताओं की असली पसंद को बहाल करना जरूरी था। तो फिलहाल कोर्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।